आ रहे हैं? हेमनाबाद से। क्यों भाग के आए हैं? वहाँ दंगा चल रहा। रहते कहाँ हो? रहते धोनी धोनी कौन सी स्टेट में पड़ता? MP क्यों सदर भगाया जा पर। रहा है? क्यों भगाया जा रहा है? वहाँ कह रहा मजदूर लोग भाग जाओ, क्यों क्योंकि यहाँ लड़ाई होना है। लड़ाई हो रहा है? हाँ, किस बात को लेकर भगा रहे हैं? वे कह रहे तुम लोग भाग जाओ, मजदूर लोग फैक्ट्री में काम करते हम फिर भागे आए हम जो भाग गए थे। कहाँ के लोग भगा रहे हैं? वहीं गुजरात के। क्या हुआ वहाँ पे आपके? वहाँ एक रेप हो गया था। अब आपको क्या करोगे? यहाँ अपने घर काम करेंगे कुछ। नमस्कार, मैं हूं गायत्री गुप्ता और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। और एक बार फिर से मैं अपना खास प्रोग्राम लेकर आपके सामने हाजिर हूं। बात करूंगी उत्तर प्रदेश और बिहार को लेकर। देश के दो सबसे बड़े राज्य के लोग जो गुजरात में अपनी 2 जून की रोजी रोटी कमाने के लिए गए थे, उन पर गाज गिर गई। इसके पीछे तो कांग्रेस के विधायक अल्पेश ठाकुर को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। काफी सियासी साजिश की भी कहीं ना कहीं बू आ रही है कि बीजेपी जो है इसमें कहीं ना कहीं जो है आग में घी डालने का काम कर रही है, तो वही कांग्रेस जो है अल्पेश ठाकुर की बचाव की मुद्रा में नजर आ रही है। कुल मिलाकर इस पूरी राजनीतिक समीकरण में फंस गए हैं यूपी और बिहार के लोग। और वो 2 जून की रोटी कमाने के जो उस राज्य में गए थे, सुकून पाने के लिए गए थे, उनके सुकून को छीन लिया गया। लेकिन ऐन वक्त पर यूपी बिहार के लोगों को क्यों भगाया गया? ऐन वक्त पर क्यों एक 14 महीने की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, उस पर इतना बवाल हुआ? क्या इसके पीछे वाकई कोई सियासी साजिश है? क्या इसका कोई लोकसभा चुनाव या आगामी दिनों में विधानसभा चुनाव से कोई कनेक्शन है? क्या वाकई बीजेपी के पास अब राम मंदिर के अलावा कोई एक दूसरा मुद्दा चाहिए था, वो था क्षेत्रवाद? क्या उस पर अब बीजेपी जो है खेलने की पूरी तैयारी कर रही है? मेरे साथ मेरे सहयोगी काशिफ अली मौजूद है। काशिफ, सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगी कि क्या बीजेपी अब क्षेत्रवाद की राजनीति पर उतर आई है? बिल्कुल, देखिए गायत्री जी, इसमें कोई शक की बात नहीं कि वाकई में ये क्षेत्रवाद की ही राजनीति लग रही है पूरी तरीके से। देखिए, जिस तरीके से हम सिर्फ महाराष्ट्र में ये तस्वीर देखा करते थे कि कैसे उत्तर भारतीयों को निशाना बनाया जाता था और किस तरीके से खास करके बिहार और यूपी वालों को निशाना बनाते रहते थे। वहाँ पर जो रेडी लगाते थे, गोमती थी जिनकी, उन लोगों को सीधा तौर पर टारगेट किया जाता था। लेकिन महाराष्ट्र में वो मुद्दा था, बाकी और राज्यों में नहीं था। लेकिन ये गुजरात में जो वाकई आया है, तस्वीर निकल कर, ये वाकई में बहुत बेहद चौंकाने वाली है और हम यह कह सकते हैं कि डराने वाली तस्वीर है कि आखिर किस तरीके का ये भारत तैयार किया जा रहा है, आखिर किस तरीके की चीजें ये पेश की जा रही हैं। खास करके जिस तरीके से ये बात इसमें राजनीति आ रही है, अल्पेश ठाकुर का नाम निकल के आ रहा है। हालांकि अल्पेश ठाकुर की मैंने बहुत सारे क्लिपिंग्स देखी हैं, बहुत सारी उन्होंने जो मीडिया बाइट दी है उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मेरे इसमें कोई रोल नहीं है, मेरे नाम को घसीटा जा रहा है। लेकिन यहाँ पर बात वही आ जाती है कि बात यहाँ पर अल्पेश ठाकुर की नहीं है, बात एक मामूली से एक विधायक की नहीं है, बात यहाँ पर सरकार के तंत्र की है, बात यहाँ पर प्रशासन की है। यहाँ पर मुख्यमंत्री आपके हैं, यहाँ केंद्र में सत्ता आपकी है, आपका जो है जिम्मेदारी आपकी बनती है कि आप राज्य के एक एक नागरिक की सुरक्षा आपके सरकार की जिम्मेदारी होती है। और ऐसे में अगर वहाँ के लोग, एक बिहार के लोग, यूपी के लोग अगर छोड़कर जा रहे हैं, हजारों के हिसाब से पलायन हो रहा है, रोज ट्रेनें भर भर के लोग वापस आ रहे हैं। हालांकि प्रशासनिक तौर पर और सरकारी तंत्र ये बात कह रहा है कि भाई वो छठ पूजा के लिए जा रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हमेशा से छठ पूजा के लिए लोग जाते हैं, तो वो इतनी बड़ी तादाद में ट्रेनों में भरकर, और जिस तरीके से जो वीडियो जो सामने आ रही है कि तोड़फोड़ की जा रही है घरों में, बिहार के लोगों के, यूपी लोगों के घरों में आग लगाई जा रही है, तो ये तस्वीरें बहुत कुछ बयान कर रही हैं। खास करके जो आपने बहुत सही कहा कि 2019 का जो प्लॉट तैयार किया जा रहा है कि पहले जो था वो बीजेपी के पास एक आसानी से जब भी चुनाव आते हैं तो उनके पास मुद्दा रहता है कि भाई हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने लगते हैं और फिर उसके बाद जो है राम मंदिर की राजनीति करने लगते हैं। लेकिन अब जनता समझ रही है कि भाई राम मंदिर का मुद्दा, आपकी सरकार थी, यूपी में आपकी सरकार है, 18 राज्यों में सरकार है, आप तब भी राम मंदिर के मुद्दे पे पीछे हैं। आप पहले कहते थे हम बनवाएंगे, अब कहते हैं सुप्रीम कोर्ट बनवाएगा। जब सुप्रीम कोर्ट को बनवाना ही था तो ये एक अलग बात है। तो बीजेपी के लिए बहुत अच्छा एक मुद्दा निकल के आया है क्षेत्रवाद की राजनीति करके। वो कुछ राज्यों में जो चुनाव आने वाले हैं, मध्य प्रदेश में चुनाव है, छत्तीसगढ़ में चुनाव है, तो मुझे लगता है कि वो क्षेत्रवाद की राजनीति को वहां। और सबसे बड़ी बात काशिफ तो ये है कि अहमदाबाद में 12 साल की एक लड़की के साथ, इस लड़की से पहले भी रेप हुआ था, जो बच्ची के साथ बलात्कार हुआ है उसकी तो हम निंदा करते हैं, लेकिन उससे पहले भी एक लड़की के साथ रेप हुआ, लेकिन उसमें कोई ध्रुवीकरण नहीं हुआ। लेकिन इस बच्ची के साथ रेप हुआ क्योंकि ये ठाकुर समुदाय की लड़की थी। इस पे अल्पेश ठाकुर को या तो फंसाया गया है या अल्पेश ठाकुर के भी इसमें कोई ना कोई वो एक
मिलीभगत हो सकती, भले वो रोना रो रहे हो, पत्र लिख रहे हो, वो बात दूसरी है। लेकिन इसी मुद्दे पर लेकर ठाकुर समुदाय की बच्ची के साथ जो बलात्कार हुआ उसको लेकर यूपी बिहार के लोगों पर एक्शन, लगातार ये मुद्दा गरमा रहा है। विजय रूपानी कह रहे हैं कि आप वापस आ जाओ, क्योंकि अब वहाँ पे जो कारोबार है, जो धंधा है, वहाँ पे चौपट होने की कगार पे, क्योंकि यूपी और बिहार के लोग ही वहाँ सस्ती मजदूरी करते हैं, क्योंकि गुजराती इतनी सस्ती मजदूरी पे काम नहीं करते हैं। तो ऐसे में कुल मिलाकर जैसा कि मुद्दा अभी सामने आया है, तो इसके पीछे क्या लगता है, वाकई ये सियासी साजिश है और इसको भुनाया जाएगा आगामी विधानसभा चुनाव जो होने वाले हैं कई राज्यों में और लोकसभा चुनाव के लिए? बिल्कुल, देखिए गायत्री जी, एक बड़ी भयंकर तस्वीर जो निकल के आई है वो जो हम इन दिनों देख रहे हैं, खास करके इन 3-4 सालों में, कि अब जो भी किसी तरीके के किसी बच्ची के साथ, किसी महिला के साथ कोई दरिंदगी होती है तो उसकी जात और उसका धर्म देखा जा रहा है। ये तस्वीर जो निकल कर आ रही है कि भाई उस बच्ची का जो रेप हुआ है वो ठाकुर थी, या हमने चीज देखी कि भाई जो कठुआ में कांड हुआ उसमें भी धर्म ढूंढा गया। तो ये जो माहौल तैयार किया जा रहा है कि धर्म और जाति के नाम पर जो है, अगर रेप होता है, अगर किसी भी के साथ भी हो, उसकी निंदा होनी चाहिए, उसकी कड़े शब्दों में निंदा होनी चाहिए और सब राजनीतिक पार्टियों को एक होना चाहिए। लेकिन जो ये माहौल तैयार किया गया है, खास करके हम देखें जो सत्ता में बैठे लोग हैं, कि उनके जरिए कि भाई आप उसको धर्म में, उसको जातियों में बांट दीजिए और उसके आधार पर फिर अपनी राजनीतिक रोटियां से। अल्पेश जो रोना रो रहे हैं कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, सद्भावना के लिए व्रत रख रहे हैं, भाईचारा बढ़े, क्या लगता है उनका दिखावा है, चुनावी स्टंट है, या फिर अपने नाम की राजनीति है कि भाई नाम हुआ तो क्या हुआ, बदनाम हुआ तो क्या हुआ, नाम तो हुआ? बिल्कुल गायत्री जी, मैं तो इसको बिल्कुल पॉलिटिकल स्टंट ही मानता हूँ कि किस तरीके से आप ये जो है वो, अगर आपको करना है तो आप कानून का सहारा लीजिए। कानून ने आपको पूरा हक दिया है, आप उन लोगों के खिलाफ जिन लोगों ने बच्ची का रेप किया है, जो लोग शामिल हैं, उनके खिलाफ एक बड़ा आंदोलन छेड़िए। आप एक स्वाभिमान तरीके से बिना हिंसा किए आप एक आंदोलन छेड़ सकते थे, कानूनी रूप ले सकते थे। लेकिन ये जो तरीके अपनाए जा रहे हैं कि हिंसा का रास्ता अपनाया जा रहा है, लोगों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। लेकिन अल्पेश तो लगातार कह रहे हैं कि मुझे फंसाया जा रहा है। अगर उनका कोई जिक्र है, अगर विजय रूपानी, बात उनकी भी सही है, अगर विजय रूपानी कहते हैं, नितिन पटेल कहते हैं कि अल्पेश ठाकुर का इसमें ठाकुर की भूमिका है, उनके संगठन की भूमिका है, उनकी क्षत्रिय सेना की भूमिका है, तो कहते जो गिरफ्तार किए गए हैं उनको, उनका कनेक्शन निकल रहा है अल्पेश ठाकुर से, तो आप ठाकुर के खिलाफ प्रूफ लेकर आइए, बताइए। और जो स्टेशन पे जा रहे हैं उनको रोकिए ना जा करके। आप क्या मीडिया के सामने बयानबाजी करते हैं कि रुक जाइए रुक जाइए? नहीं, बिल्कुल इसमें कोई शक की बात नहीं कि अगर अल्पेश ठाकुर का नाम अगर आया है, उनमें कुछ भी अगर संलिप्तता पाई जा रही है उनकी, या कुछ भी उनका रोल है, तो उसको उनको गिरफ्तार कीजिए, आप उन पर कड़ी कार्रवाई कीजिए। सरकार, मेरी ये बात समझ में नहीं आती है, मैं हमेशा से 4 साल से ये चीज लगातार देख रहा हूँ, बीजेपी के प्रवक्ता टीवी पे बैठे हों या फिर सरकार के लोग, हमेशा विपक्ष को ही आगे रखते हैं कि भाई विपक्ष की ऐसी है, विपक्ष का। अरे भाई, विपक्ष में तो विपक्ष का काम है सवाल करना, सवाल पूछना, आपका काम है उस सवाल का जवाब देना। अब आप ही जो है वो अल्पेश ठाकुर है जिम्मेदार। अरे आपके पास तंत्र है, आपके पास प्रशासन है, आपके पास जिलाधिकारी है, आप उठा के जेल में डालिए। लेकिन आप गुजरात से भगाया जा रहा है, बिहार लोगों को अत्याचार किया जा रहा है, आप जो है सिर्फ मीडिया में कहे जा रहे हैं कि रोगों को रोका जाए। अरे आपके जिलाधिकारियों को भेजिए, एसएसपी को भेजिए, लोगों को लगाइए कि उन लोगों को रोका जाए। आपको मैं बता दूं दर्शकों कि 42 मामले दर्ज किए गए हैं इस पूरे के मामले पर, और अब तक 342 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, और जिनका जो इसमें से अधिकतर लोग कनेक्शन जो है अल्पेश ठाकुर की सेना, क्षत्रिय सेना से बताया जा रहा है। इसके अलावा मैं आपको अभी बाइट सुनवाती हूँ जो कि गुजरात से भागकर झांसी जंक्शन पे पहुंचे थे और वहां से निकले हैं, और उन्होंने बताया है, इनका अगर मैं नाम बता दूं तो एक बुजुर्ग हैं जिनका नाम बाबू बताया जाता है। इन्होंने बकायदा अपनी दास्तां बताई है कि उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं था कि गुजरात में उनके साथ इस तरह से सलूक होगा। सुनिए क्या कुछ कहना है बाबू का। हाँ, अच्छा। बाबू तुम कहाँ से आ रहे हो? हेमनाबाद से। क्यों भाग के आए हैं? वहाँ दंगा चल रहा। रहते कहाँ हो? रहते धोनी, कौन सी स्टेट में पड़ता है? MP सदर पर। क्यों भगाया जा रहा है? वहाँ कह रहा मजदूर लोग भाग जाओ, क्यों? क्यों कि यहाँ लड़ाई होना है। लड़ाई हो रही है? हाँ, किस बात को लेकर भगा रहे हैं? वे कह रहे तुम लोग भाग जाओ, मजदूर लोग फैक्ट्री में काम करते हम फिर भागे आए, हम तो भाग गए। कहाँ के लोग भगा रहे हैं? वहीं गुजरात के। क्या हुआ वहाँ? वहाँ एक रेप हो गया था। अब आप लोग क्या करोगे? यहाँ अपने घर काम करेंगे, कुछ काम करेंगे। सुना आपने कि बाबू नाम के जिन्होंने इस पूरी वारदात को देखा है, उन्होंने किस तरह से मीडिया के सामने अपना दर्द बयां किया। इसके अलावा मैं आपको एक अहम जानकारी ये दे दूं कि अभी तक 13 लोग गुजरात में फंसे हुए हैं, और जो गांव है वहां पर
बहुत से लोग हैं। हरदोई जिला के सुरसा थाना के गांव महुरा कुला के 13 लोग गुजरात में फंसे हुए हैं और इनके परिजन खासे परेशान है। बहुत सी हमारे पास रिपोर्ट सामने आई हैं और एक और है जो कि 22 लोगों के साथ एक शख्स है जो गुजरात से जान बचा कर आए हैं। और ऐसे में बहुत से ऐसे शख्स है जो कि कह रहे हैं कि वहां पर सिर्फ एक ही शोर सुनाई दे रहा था, मारो मारो मारो, यूपी बिहार वालों को मारो मारो, जो कि वहां पे प्रवासी हैं, यूपी बिहार के लोग हैं। इसके अलावा जो यूपी बिहार के लोग वहां से छोड़ के आ रहे हैं, काशी मेरा आपसे सवाल है, जो आंकड़े हमारे सामने आए हैं वो आंकड़े बता रहे हैं कि अब गुजरात का जो कारोबार है वो कहीं ना कहीं बहुत बहुत सफर करेगा और इससे कहीं ना कहीं रूपानी की गद्दी खतरे में आ सकती है, क्योंकि कारोबार जो है वहाँ पे चौपट होने की कगार पे है। बिल्कुल, इसमें कोई शक की बात नहीं कि कारोबार पर बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। मैं खुद गुजरात में रहा हूँ, मैं काफ़ी दिन वहाँ मैंने देखा है, खास करके सूरत की मैं बात करूँ, सूरत में पूरा जो टेक्सटाइल वहाँ पर पूरे भारत का जो सबसे ज़्यादा काम होता है कपड़े का सूरत में होता है और वहाँ पर सबसे ज़्यादा कामगार जो हैं, काम करने वाले मजदूर हों या फिर और लोग वो सब यूपी बिहार से ताल्लुक़ रखते हैं। तो ऐसे में टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा इफेक्ट होने वाला है और वहाँ के बाकी काम में जो आने वाले लोग हैं वो भी सब यूपी बिहार से। तो गुजरात जो है हमेशा से एक बिजनेस हब रहा है, भारत के लिए एक ऐसा राज्य रहा है जहाँ बहुत बहुत बड़े औद्योगिक वहाँ पे चीज़ें लगी हुई हैं। तो ऐसे में अगर वहाँ के यूपी बिहार वालों को भगाया जा रहा है, इस तरीके की चीज़ें की जा रही हैं, तो सीधा तौर पर इसका असर जो है वहाँ के बिजनेस पर पड़ेगा। एक वो शख्स हैं जो कि इटावा के जसवंत नगर के जनकपुर निवासी मनीष कुमार है, उन्होंने मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि वो 4 दिन पहले ही अपने भाई और 22 लोगों के साथ गुजरात से जान बचाकर आए हैं। उन्होंने बताया है कि उसे 4 अक्टूबर को अल्टीमेटम दिया गया था कि 24 घंटे में इलाके को छोड़ दो और ऐसे में भाई मुन्ना लाल के साथ बस स्टैंड पर पहुंचे, वहां से जयपुर होते हुए गांव लौटा है। और गुजरात में अन्य प्रांतों से आए करीब 80 लाख श्रमिक हैं जो कार्यरत है, जो हीरा, कपड़ा, टाइल्स, केमिकल, ऑटो, फार्मा और लघु और मध्यम मैन्युफैक्चरिंग यूनिटों में काम करते हैं। और सूरत में करीब, जैसा कि मेरे सहयोगी काशिफ ने बोला भी, सूरत में करीब 20 लाख, अहमदाबाद में 17 लाख, मोरबी में 3 लाख, महसारा में 2 लाख से अधिक श्रमिक जो है कार्यरत हैं और इनके पलायन से अर्थव्यवस्था पर असर पड़ा है। और गुजरात औद्योगिक विकास निगम चांगोदर के अध्यक्ष जो हैं राजेंद्र शाह ने उन्हें खुद जानकारी दी है कि क्लस्टर के हमले के डर से 10 से 40% श्रमिक काम छोड़कर भाग गए हैं और जिससे कई फैक्ट्रियों के काम बंद हो गए हैं और खुद अब रूपानी जो है खुलकर आए हैं, कहने के हालात नियंत्रण में हैं और लोगों से भाईचारा बनाने की अपील कर रहे हैं। रूपानी के ही बयान का जिक्र करूंगी। इन्होंने मुख्यमंत्री बनते ही बयान दिया था, हाल ही में मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी है, उसमें इन्होंने ये कहा है, पिछले महीने ही कहा था कि ऐसा कानून लाया जाएगा जिससे ये सुनिश्चित होगा कि प्रदेश की इंडस्ट्री में 80% नौकरी केवल गुजरातियों को ही मिले। जब वहां का मुखिया इस तरह की बातें कर रहा है और बाद में क्या कहते हैं रूपानी कि वापस आ जाओ। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके की ये बयान दिया था उन्होंने कि 80% जो है गुजराती को, देखिए ये जिस तरीके से बातें निकल कर आ रही हैं कि गुजराती, मराठी और इस तरीके की चीज़ें ये देश के लिए ठीक नहीं है। और ख़ास करके जिस तरीके से अभी हमने देखा हाल फिलहाल में कि बनारस में भी प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ पोस्टर लग रहे हैं, वहाँ एक हफ्ते के अल्टीमेटम दिया जा रहा है। अभी मान लीजिए कि उस तरीके का अगर यूपी में या बिहार में इस तरीके की प्रतिक्रियाएं शुरू हो जाती हैं। अभी आपको दर्शक बात जानकारी देते हैं, आगरा में बजरंग दल के कार्यकर्ता ने बताया है कि अब जैसे वहां पे यूपी बिहार के लोगों के साथ हो रहा है वैसा ही हम गुजरातियों को भगाएंगे यहाँ से। तो क्या हो रहा है हमारे देश में? आप यूपी बिहार के खिलाफ एक्शन लीजिए, यूपी बिहार आपके खिलाफ। अरे कहाँ भाईचारा रह गया जब मुखिया ही ऐसी बात बोलते हैं कि 80% पे गुजराती काम करें, क्यों बाहर से जो लोग आए वो आपके वो हिंदुस्तानी नहीं है? बिल्कुल गायत्री जी, तो बहुत वाकई में देश के लिए और ये हम जो है वो एक गृह युद्ध की तरफ बढ़ जाएंगे अगर इस तरीके के कदमों पर नहीं रोका गया, सरकार ने बड़े कदम नहीं उठाए, इस चीज को खत्म नहीं किया, तो ये ठीक नहीं है। क्योंकि लाखों लोग जो है वो इधर से उधर सफर करते हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य कमाने के लिए और चीजों के लिए जाते हैं, लोगों के अंदर डर पैदा हो जाएगा। ये जो डर पैदा बैठाया जा रहा है ये मुझे लगता है कि देश के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक। हाँ, और वैसे भी इससे पहले भी बहुत से ऐसे नहीं है कि गुजरात में सिर्फ यूपी बिहार के लोग रहते हैं, आपके साउथ इंडिया के बहुत से लोग रहते हैं, वो नॉर्थ ईस्ट के बहुत से लोग, सिर्फ यूपी बिहार के लोगों के खिलाफ ही ऐसा क्यों किया जा रहा है? जाहिर सी बात है इसके पीछे कोई तो बड़ी साजिश है। यूपी और बिहार में बीजेपी भी क्यों इतना बड़ा वो लेगी एक्शन की? उसको पता है कि उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं, बिहार में भी सीटें हैं, तो फिर ऐसे में बीजेपी को भी तो अगर कहा जा रहा है कि बीजेपी साजिश कर रही है तो बीजेपी क्यों क्षेत्रवाद की राजनीति करेगी? नहीं, देखिए बीजेपी का मामला ये है कि बीजेपी जिस तरीके से गुजरात में हमने देखा है, गुजरात जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गढ़ है। अब जैसे में गुजरात में जो है इसमें कोई शक नहीं कि वहाँ पर तादाद लगातार जो है यूपी बिहार प्रवासियों की बढ़ती जा रही है। तो हो सकता है पीएम मोदी को बदनाम करने के लिए हो जा रहा है? नहीं, देखिए जिस तरीके से वहाँ श्रमिकों की तादाद बढ़ती जा रही थी, लोग वहाँ के गुजरात के लोग जो थे वो बहुत सी चीज़ों को उनको लग रहा था कि उनको दिक्कतें हो रही
लगने लगा था। यूपी बिहार के लोग अभी लगना था बिल्कुल। तो अब जिस तरीके लोकसभा से चुनाव अब लगना था। हाँ, तो ये वो पूरी 4 साल से प्रधानमंत्री उनको अभी लगना था। ये बताइए गुजरात में विधानसभा में इतने साल हुए तब नहीं लगा, अब लग रहा है। अब क्या लग रहा है? तो इसके पीछे इसका तो सीधे से इसको ना पॉलिटिसाइज किया जा रहा है इस पूरे मामले को। बिल्कुल इस पूरा राजनीतिकरण किया जा रहा है। और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री हों या फिर यूपी के मुख्यमंत्री हों, दोनों ही यूपी के मुख्यमंत्री तो बीजेपी से हैं और बिहार के बीजेपी समर्थित हैं, तो कहीं ना कहीं दोनों ही इस पे चुप्पी साधे हुए हैं और वो सरकार की साइड ले रहे हैं, बस ना कि फोन जनता करके की बोल साइड। देंगे हाँ रूपानी जी क्या हाल चाल है, सब ठीक है, बस बढ़िया है ना। अगर वहाँ पे भी कांग्रेस की सरकार होती तो यही नीतीश कुमार, यही सीएम योगी आदित्यनाथ कांग्रेस की बखिया उधेड़ देते, लेकिन वहाँ पे उनको पता है कि बीजेपी की सरकार है, तो भाई फोन करके सारी जानकारी इकट्ठा कर लो। हाँ सब ठीक है, ठीक है। देखिए विजय रूपानी जो कि बीजेपी की सरकार है, पीएम मोदी का गृह राज्य है, वहाँ पे यूपी बिहार के लोगों के साथ सबसे बड़ी बात यह है कि गायत्री जी, इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऐसे मामलों पे टिप्पणी हमेशा नहीं आई है, रहती कोई है। जो टिप्पणी नहीं आई है। अमिताभ बच्चन के जो है वो जन्मदिन पर ट्वीट कर देते हैं, वो इतने बड़े मामलों पे जो है चुप्पी साध देते हैं। जब बवाल होता तो बोलते हैं पीएम मोदी। जी वाकई पीएम मोदी अब कब तक बोलते हैं, ये खामोशी भी कहीं ना कहीं उनके लिए ही कहीं गले की फांस ना बन जाए। और सबसे बड़ी बात यह कि यूपी बिहार के लोगों के साथ ऐसा होना वाकई बता रहा है कि इस पूरे मुद्दे का सियासीकरण कर दिया गया है। अब चाहे इसमें अल्पेश को फंसाया जा रहा हो या विजय रूपानी के उस बयान का जिक्र किया जा रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि 80% नौकरियां गुजरातियों को मिले, बहुत से इसमें अभी खुलासे होंगे, बहुत सी बातें सामने आएंगी। लेकिन कुल मिलाकर बीजेपी की कार्यशैली जो है इसमें लगातार आलोचना का शिकार हो रही है, क्योंकि विपक्ष के जो लोग हैं वो तो सीधे सत्ता पर वार करेंगे और सत्ता जो है वो सीधे सीधे विपक्ष को ही निशाने पर ले रहा है। कुल मिलाकर इनके बीच में एक आम इंसान फंस रहा है जो कि अपने राज्य को छोड़कर दूसरे राज्यों में मजदूरी करने जाते हैं। वरना किसे शौक लगा है कि वो जाके मजदूरी करे? हर कोई तो यहाँ पे राजा ही बनना चाहता है। फिलहाल जिस तरीके से पूरा मामला सामने है उससे कहीं ना कहीं साफ जाहिर हो रहा है कि अभी ये मसला जो है आगे जाके और खिंचने वाला है और आगामी 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के साथ साथ अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में इसका कहीं ना कहीं असर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों पर देखने को मिलेगा। नमस्कार।